हाय, आप सभी का दिल से स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। तो आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि व्हाट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और उसको देखिए। थोड़ा सा 2 लाइन बोल दे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चूँकि आप जानते हो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर आप रिएक्शन को 2 भागों में डिवाइड किए थे, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। आप जानते हैं एवरेज रेट दैट इज द रेट विच इज इन मेजरेबल टाइम इंटरवल, मतलब जिसमें रेगुलर टाइम इंटरवल है, 2 इंटरवल टाइम T1 T2 है, आप इजिली निकाल लेते हैं। उसके आधार पर जो रेट निकालते हैं दिस कॉल्ड एवरेज रेट, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यदि रेट निकालते हैं तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट, और उसमें दिया हुआ है। तो आज का जो वर्क है हम लोग करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, और देन रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे, देन आगे इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं। तो क्या है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हुजूर, कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो पहला तो वही है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलिए या रिएक्टिंग स्पेसीज बोलिए। दूसरा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है। तीसरा टेम्परेचर। चौथा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पांचवा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। छठा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट या एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग्स। तो चलिए इसको 2 लाइन हम लोग इस पर डिस्कस कर ले कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। चलिए पहला देखें, व्हाट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला फैक्टर तो यही है सर, आप बड़ा से बड़ा कोचिंग में पढ़ाई करते हैं सर, नहीं, बड़े से बड़े टीचर से आप जा करके क्या करते हैं, कोचिंग लेते हैं। लेकिन उससे क्या होगा सर, दिस इज निश्चित रूप से वो इम्पोर्टेंट फैक्टर, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप पढ़ते कैसे हैं सर, नेचर पर। नहीं, पढ़ाई करने का आपका नेचर है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं। तो खैर छोड़िए, आप बहुत अच्छा ढंग से जानते हैं यहाँ क्या होता है सर। देखिए देखने में देखिए 2NO + O2 ऐसे लिखते हैं, तो देखिए 2NO2 और 2CO + O2, ये 2CO2। देखिए ये रिएक्शन क्या है, देखने में तो भैया ये फास्ट है, और देखिए ये देखने में ये स्लो रिएक्शन। देखने में क्या लगता है 2NO, NO CO बस एक ही जैसा है। तो देखने में तो हर इंसान का नाक आँख कान एक ही ना होता है सब, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, ब्रेन में डिफरेंस होता है। बिल्कुल आप ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या, आप तो सब बीइंग को देखते हैं, एनिमल बीइंग को भी तो देखते हैं। आप क्या गौर करते हैं, क्या देखते हैं, अच्छा बुरा इंसान क्या होता है सर, ये ब्रेन, सब कुछ ब्रेन है। जो आपका दिमाग है, जिसके अंदर ये जो आपका नर्वस सिस्टम है सर, वही मेन है, वही डिस्टिंग्विश करता है एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से। वरना नाक आँख कान देह सब तो सबको, बस 2 पैर 2 आँख सबके पास है। तो नेचर वो डिस्टिंग्विश करता है कि आप कैसे सोचते हैं, पॉजिटिव आपके सोचने का तरीका क्या है। नहीं, बस रहने दीजिए, नहीं तो इस पर तो एक बड़ा सा लेक्चर 1 घंटे का चलेगा, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग के आधार पर। तो आप जानते हैं कि क्या नेचर, तो नेचर का मतलब आदमी को छोड़िए सर, वहाँ तो बहुत सारा होता है, वहाँ रहन सहन होता है, आपका लालन पालन कैसे हो, आप किस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, राइट नाउ कैसे जी रहे हैं, नहीं क्या आपके दोस्त मंडली कैसा है, उसके आधार पर आपका रिजल्टेंट होता है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में बस वही सब होता है जो आप सोचते हैं सर। क्या होता है, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है हुजूर, तो होता क्या है,
निश्चित रूप में रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट का बॉन्ड बनता है। तो जब भी रिएक्शन होता है तो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करेगा, जब इसका बॉन्ड टूटेगा, हाँ रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनता है तो इसमें होता क्या है, रिएक्टेंट का क्या होता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है। तो टूटने में ये क्या करता है, बाहर से एनर्जी लेता है, और जब बॉन्ड बन जाता है, कहाँ बनता है, प्रोडक्ट में बनता है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है। तो दिस इज द एनर्जी लेना और देना, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये डिटरमाइंड करता है कि इस रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाउ मच एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा नेट। सेकेंड, ये भी डिटरमाइन करता है कि कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। क्या, जैसे आप आयनिक रिएक्शन जैसे पढ़वे किए हैं सर, आयनिक रिएक्शन क्या है, वो फास्ट रिएक्ट करता है, कोवैलेंट रिएक्शन या मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, स्लो करता है। तो वो नेचर पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर बॉन्ड कैसा है, उसके अंदर कौन सा टाइप का बॉन्ड है और एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है। तो दिस इज योर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बस इतनी सी बात है, और बहुत सारे डिटेल इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चलिए सर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि एनर्जी, डिफरेंस एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये एनर्जी का डिफरेंस डिटरमाइन करता है उस रिएक्शन का कि दैट रिएक्शन विल बी स्लो एंड फास्ट एंड सो ऑन। तो चलिए दूसरा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए सर, सीधा सा बात है, यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, नहीं कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा होगा, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इतना आप इतना छोड़िए सर, यदि 100 आपके क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है, वो जो हल्ला मचाता है 100 और 10 बच्चा बैठा हुआ, वो हल्ला मचा, कौन ज़्यादा मचाएगा। एक्सेप्शन इसमें भी कर सकते हैं आप, चाहिए कि सर 100 बच्चा को बैठा दीजिए, कहे तुम लोग बोले भी नहीं करना, तब थोड़ी होगा। नहीं, आपको हल्ला करना है तो 100 बच्चा हल्ला करेगा 100, और 10 बच्चा, किसमें ज़्यादा, सिंपल सा बात है, 10 बच्चा हल्ला करेगा। 100 आदमी खाना खाएगा, 100 भोज में होता है ना, पार्टी सार्टी बनाते हैं ना, और 10 आदमी बनाने, कौन किसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा एक्सपेंस होगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसके रिएक्टेंट के रिएक्टिंग स्पेसीज का जो मॉलिक्यूल्स है या आयन है या फिर एटम है, वो जो एक दूसरे से कोलाइड करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिजल्ट द प्रोडक्ट बनाने के दौरान, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसके बीच में कॉलिजन ज़्यादा होगा। यूँ कह सकते हैं हमारे विचार से, तो इसमें कहता है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज व्हिच कोलाइड पर यूनिट टाइम, वो ज़्यादा होगा। तो कितना भी उसमें वेस्टेज होगा फिर भी प्रोडक्ट जो बनेगा उसका संख्या ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा बात है सर। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कहता है कि जितना ही टेम्परेचर यदि आप बढ़ाइएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कुछ ऐसा भी है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर कहता है कि इच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर देखा गया है मोस्ट ऑफ केस में कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। तो डबल क्यों हुआ सर, डबल्ड each 10 degree rise in temperature rate of reaction become double most of case में। तो ऐसा क्यों होता है सर, रेट ऑफ रिएक्शन यदि बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो देखिएगा रिलेशन टेम्परेचर का एक एक्टिवेशन एनर्जी है, इफेक्टिव कॉलिजन है, ठीक है सर। तो चलिए उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे यहाँ देखें 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, हर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 10 में डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है, तो सिंपल सा बात है सर। आपको यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको कह दिया है चलो, जैसे नहीं है भगवान सीता मैया के खोजने में जो हनुमान जी कहाँ जा रहे थे,
वहाँ नदी के किनारे, नदी समुद्र के किनारे सब बैठे हुए था वानर सेना सब। तो हनुमान जी को क्या कहा था? जामवंत। देखे हो रामायण ने? रामायण नहीं देखते, केवल सिनेमा देखते हैं, रामायण भी कभी कभी देख लीजिए। हाँ, क्या कह उसका प्रोत्साहित किया किसने? जामवंत। अरे पवन पुत्र, आप बलशाली हो, आप चाहोगे, आप तो ऐसे थे, आप बच्चों में ऐसे सूरज को निगल जाते थे, आप चाहोगे तो उसको जब जा सकते हो। तो बस उसके अंदर की ताकत आया और उन्होंने क्या किया, सीधा एकदम उड़ान मारे, एकदम लंका में पहुंच गए। तो ये है सर कि यदि आप में आपको प्रोत्साहित किया जाए, आपके अंदर को, आपके पोटेंशियल एनर्जी को एजिटेट किया जाए, उसको निश्चित रूप से आपका जो वर्क पोटेंशियल है, आपका जो इफिशिएंसी है, उसमें एक्सेप्शनली इंक्रीज हो सकता है। तो निश्चित रूप से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो डबल होता है, उसके उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना जानिए लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इफेक्टिव कॉलिजन, व्हाट इज इफेक्टिव कॉलिजन, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन चलिए, कुछ ना कुछ होता है जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो चलिए, ये बातें हो गई। अब चौथा जो फैक्टर है सर, जो आपके सामने नजर आ रहा है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है भैया? कैटलिस्ट तो देखिए सर, कहता है कि कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट जो होता है, जैसे मास्टर साइंस सब लोग क्या है? कैटलिस्ट ही। जो आप पढ़ते हैं, आपके जो फेवरेट टीचर हैं वो आपके कैटलिस्ट हैं सर। क्या है कैटलिस्ट? है व्हाई यू बिकम कैटलिस्ट। क्यों हम करें कैटलिस्ट? क्योंकि कैटलिस्ट कोई टीचर ही नहीं हो सकता, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई दीदी भी हो सकते हैं, आपके भाभी भी हो सकते हैं, भैया भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कैटलिस्ट। नहीं, आपके इफिशिएंसी को वो भी इन्फ्लुएंस करता है, वो भी बढ़ाता है। हाँ, ये अलग बात है कि निगेटिव कैटलिस्ट भी होता है सर। आप जब बैठकी करते हैं हॉस्टल में बैठ के, नहीं, पूरा जब प्रेडिक्शन करते रहते हैं, उसमें देखिएगा कुछ कुछ ऐसा होगा, सो एकदम उनको पता रहता है नहीं इतना नंबर पर कहाँ होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, है ना, इतना बच्चा में इतने ही का होता है, तो आपका डिप्रेशन आ जाएगा। तो निगेटिव कैटलिस्ट के संपर्क से दूर रहिएगा सर। ये एनर्जी है, जितना आप पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में रहेंगे तो पॉजिटिव रहिएगा, निगेटिव एनर्जी के संपर्क में निगेटिव रहिए। तो यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू लाइव विथ ए पर्सन विच इज पॉजिटिव एनर्जी, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ए पॉजिटिव एनर्जी। तो वो आदमी यदि पॉजिटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस है, देन यू मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई ए पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगा तो निश्चित रूप से सारा कुछ है सर, सब एनर्जी है। आप जो मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे टहलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते, बात करते रहते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते रहते हैं, आप सोचे हैं कि ये क्या है? क्या है भाई साहब मोबाइल? हैं, यहाँ बात करते हैं, हाँ दीदी कहाँ हो? तो हम यहाँ अमेरिका के वाशिंगटन सिटी में घूम रहे हैं। आप जस्ट बात करते हैं सर, आप उसी फोन, वही पिच क्वालिटी, वही आवाज़, कितना सेकंड में आपके वाशिंगटन, यहाँ दिल्ली से आपका वाशिंगटन पहुँच गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुँच रहा है। आप कहते हैं साइंस का कमाल है, ओ सैटेलाइट ऊपर से लेके पहुँचा दिया। कुछ भी पहुंचा दिया। आप यहाँ से दिल्ली गए हैं पढ़ाई के लिए, तो आप ट्रेन से गए हैं ना, एरोप्लेन से गए हैं ना, आप किसी मीडियम से तो गए हैं, किसी माध्यम से तो गए, तो आपका आवाज़ वही पिच में, कोई सैटेलाइट क्या किया, उसको ऐसे पकड़ के बस विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुंचा दिया। कुछ साइंस नहीं है सर, सब साइंस है। हम क्या बोले? कुछ साइंस नहीं है, सब साइंस है। इसका मतलब क्या है? हर जगह वैसे चीज है जिसको आप देखते नहीं है, लेकिन वो है। इसका मतलब क्या है? आप दुआ बद्दुआ इस सबको मानते हैं? नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते हैं, क्योंकि आप 16 साल के 18 साल के नौजवान मस्त ताकत में आए हैं, अभी उतना सोचने की क्षमता नहीं है सर। इसको बुरा मत मानिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप उतना थिंक नहीं करते हैं, या फिर थिंक करते भी हैं तो उसको सुनना पसंद नहीं करते। यू ऑलवेज लाइव टू इन ए कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं, सही, एक अलग बात है सर। लेकिन इतना मानिए सर, दुआ बद्दुआ का बड़ा असर होता है। यदि आपको पेरेंट्स का दुआ मिल जाए, यदि आपकी मम्मी आपके पापा, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा काम कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ कि उनके दिल से, वो दो तरह का दुआ होता है। एक मम्मी कहेंगे, हाँ मम्मी सर बोले हैं कि दुआ लेने से बहुत अच्छा होता है, तो तुम हमको दुआ दो ना। हाँ, तो मम्मी कहे, हाँ अरे हमारा दुआ तो एकदम ऑलवेज तुम्हारे साथ रहता है, नहीं एकदम जाओ तुम एकदम मेडिकल कॉपी नीट में टॉप कर जाओ, ऐसा है IIT कर जाओ।
नहीं सर, वो जो मम्मी आपको दुआ दे रही है, आप पेरेंट्स से, आप आपके पापा जी जो दुआ दे रहे हैं, वो दुआ की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो दुआ तो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से, वो लोभ वाला, वो दुआ का काम नहीं करता है। आप अपने मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, पापा का ऐसा कि उनके दिल से निकल जाए अपने आप, ऐसा कि उफ, मेरे जैसा बच्चा किसी का नहीं। या आपके वो टीचर जो आपको अभी तो मेडिकल का तैयारी करते हैं ना, आईआईटी का तैयारी करते हैं ना, जो आपको नर्सरी क्लास में कोई टीचर होगा जो आपको हाथ पकड़ के पढ़ाया होगा सर, वो आप रोड पर आप चलते होंगे, मिलते होंगे, तो आप उसको पैर छूने में आपको शर्म लगता होगा। निश्चित रूप से शर्म लगे ना लगे, लेकिन आप कोशिश करते रहें कि थोड़ा सा काट जाए। जब फेस टू फेस पढ़ते हैं तभी आप ऐसा करते हैं ना सर? नहीं, आप खोज करके जाइए। अरे ये प्रोफेशनल जो बड़े बड़े कोचिंग में जहाँ हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं, इनको प्रणाम कीजिए चाहे नहीं कीजिए साहब, ये सभी टीचर क्या प्रोफेशनल है, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, मेरा बाप इस पर हम डिस्कस क्या बोले सर। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये आपको फ्रीक्वेंसी वाला दुआ देगा नहीं देगा, लेकिन आपके उस गांव में वो जो आपको हाथ पकड़ के जो टीचर पढ़ाया है, उस पर जाके निश्चित रूप से दुआ लीजिए, उसको पैर चुके देखिए, वो जो फ्रीक्वेंसी आपको देखा, वो जो आशीर्वाद देगा, वो निश्चित रूप से आपको काम करेगा। वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, तो वो कैटलिस्ट है सर, समझे सर, वही कैटलिस्ट है। तो वैसे ही जैसे आप ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, वैसे ही रिएक्शन में भी ये देखिए बहुत सारा रिएक्शन है सर। जैसे ये इसको डिकम्पोज आप करते हैं, बिना कैटलिस्ट के आप कराते हैं, बिना कैटलिस्ट के कराते हैं, तो ये 600 डिग्री पर होता है। यही आप इसमें एक कैटलिस्ट लगा दीजिए सर, MnO2 कैटलिस्ट लगा दीजिए, तो ये 400C में ही ये डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट जो है प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ। देखिए एक टॉपिक कैटलिस्ट का रोल है सरफेस केमिस्ट्री में, उसे बड़ी अच्छा से बना के फिर भी चलिए बता दें। कैटलिस्ट प्रोवाइड ए अल्टरनेटिव पाथ ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या चीज़ होता है सर, ये आपको हम बताएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है। यानी जो एनर्जी आपको चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, अब उतना चलिए, मैंने एक देखिए सर, मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो टीचर क्या, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ, ठीक है। कुछ आपके पास एनर्जी हर कुछ कम रहा है, ठीक है सर। तो जो बाहर से आप एनर्जी लेते हैं, इसके एनर्जी को पूरा करने के लिए, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, वो एनर्जी को घटा देता है, पाथ ही बदल देता है, रास्ता छोटा कर देता है सर। नहीं है, रास्ता छोटा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई न्यूमेरिकल, आप केमिस्ट्री ऐसे आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप टीचर से नहीं पढ़ते रहते हैं, तो मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स को आप अपनी सेल्फ स्टडी करने में आपको 10 घंटा समय लगता है। टीचर से आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, 10 घंटा के बदले आपका 4 घंटा कर देता है, ठीक है। उसको इस ढंग से समझा दिया जाता है, आपको इस ढंग से बता दिया जाता है कि इस टॉपिक को आप ऐसे समझिए, इस चैप्टर्स के इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है, तो रास्ता को छोटा कर देता है। दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो ये कैटलिस्ट का रोल है सर, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कैटलिस्ट किस ढंग से, देखिए ये है, यदि आप देखिए ऐसे है, ये पोटेंशियल एनर्जी, माने ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे चाहिए, ये तो ये पाथ ऑफ रिएक्शन है, पाथ ऑफ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है सर। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यदि आप कैटलिस्ट लगा दीजिएगा तो देखिए ये देखिए, ठीक है सर, हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये जो एनर्जी यहाँ है, ठीक है, ये देखिए ये एनर्जी, तो पहले इतना एनर्जी देख रहे हैं, इतना एनर्जी चाहिए था इस रिएक्शन में, क्या विदाउट कैटलिस्ट है। ये क्या है, विथ कैटलिस्ट। ये जो पाथ है रिएक्शन है विथ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ इतना एनर्जी, ये जो एनर्जी आपको मिला यही एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था इसको। ये टोटल एनर्जी को आप थ्रेशोल्ड बनाइएगा, इसमें कुछ अपना एनर्जी होगा, बाहर से जो मिलेगा वो एक्टिव, तो वो क्या कर दिया, एनर्जी को जो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो एनर्जी को एक रास्ता ही बदल दिया। देख रहे, एक पाथ ही बदल दिया, है ना। पहले ये पाथ ये था, कैटलिस्ट लगा दिया तो पाथ ये बदल दिया। इसका मतलब है वो देखिएगा, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतना चाहिए था, इतना हो गया। तो दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट क्या कर देता है सर,
क्या कर देता है, हाँ जंप करा देता है, छड़पा देता है जिसको कहिए नहीं। हाँ ठीक है, तो चलिए सर ये बात हो गया। और नेक्स्ट जो आपको देखना है कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 5वां है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सर, ये सरफेस एरिया जितना ही बढ़ेगा, हाइयर द सरफेस एरिया, हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन, हाइयर द सरफेस एरिया, हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। सर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यदि आप जिंक ग्रैनुल्स, आप पढ़े हैं ये 9th में ये सब टॉपिक पढ़े हैं कि जिंक के बड़े से टुकड़ा को, ग्रैनुल्स को आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो स्लो होता है, और उसी जिंक ग्रैनुल्स को यदि पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने लगता है। लकड़ी के बहुत बड़े टुकड़ा को, ब्लॉक को यदि आप उसको जलाइए, बर्न कराइए तो वो स्लो जलता है, उसी को आप क्या करते हैं, कट कर लेते हैं तो वो फास्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखिए सर, सरफेस एरिया में मान लीजिए जिंक का ऐसे ऐसे टुकड़ा है, ठीक है, ये चार्ट ये है, इसी को आप पाउडर कर देते हैं, ये पाउडर में ये कन्वर्ट हो गया, ये पाउडर, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। देखिए सर, हम भी जब अपने क्लास में थे, ये सरफेस एरिया वाला आज भी मेरे दिमाग में है। हम लोग सोचते थे कि ये टुकड़ा है, इसी को छोटा में टुकड़ा है, तो ये जब छोटा में टूट गया तो इतना बड़ा टुकड़ा छोटका में टूट गया तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ गया? नहीं, ऐसा आ रहा आपके दिमाग में क्या? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो टैलेंट है। हम लोग तो थोड़ा बस क्या करें सर, जिस समय आप लोग एकदम जीन्स और टाई लगा, जींस टाई क्या, हाँ टाई, अब 9th तक तो टाई लगा के हम लोग क्या करते थे सर, कुछ नहीं करते थे, वैसे ये घूमते रहते थे, पैजामा नारा। तो खैर वो भी उतना तो नहीं था, लेकिन हाँ उतना भी नहीं था जो आप लोग का ज़माना था। तो ऐसा आप भले ही नहीं समझे, लेकिन हम लोग सोचा करते थे। तो उसका जवाब क्या है कि देखिए सर, यही टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, इसको आप टुकड़ा छोटा 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 इतना सारा छोटा छोटा में तोड़ दिए तो इसका सरफेस एरिया यही ना सरफेस एरिया होगा, सरफेस का एरिया। लेकिन इसको तोड़ दिए, पाउडर में कन्वर्ट कर देते, इच पाउडर के एटम्स या जो कहिए, इस एटम नहीं कहिए तो इच जो ग्रैनुल्स है इसका, जिंक का, उसके टोटल ग्रैनुल्स के सरफेस के एरिया जोड़िए, है ना, और इससे कंपेयर कीजिए किसका ज़्यादा होगा, पाउडर वाला का ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया का मतलब ये है सर, है ना, कि एक ब्लॉक को या एक बड़े से टुकड़ा को छोटा टुकड़ा में आप यदि छोटे छोटे पाउडर में तोड़ देते हैं या छोटे छोटे ग्रैनुल्स में तोड़ देते हैं तो छोटे छोटे सबका सरफेस एरिया जोड़िए तो सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ग्रैनुल्स दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द बिग स्टोन्स या बिग पीसेस। तो सरफेस एरिया ऐसे बढ़ने का मेरा मतलब है। जो हमको लग रहा था कि हम नहीं समझे थे किसी ज़माने में, तो आपको भी वही समझे, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग जानते हैं सर। तो निश्चित रूप से सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज जितना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्टिंग स्पेस का मॉलिक्यूल उतना ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में जब तक नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप कैसे होता है, हवा में देखते हुए, रास्ते पर चलते जाते फ्रेंडशिप तो आप लोग करते नहीं, क्या करते हैं, नोट्स का बोले छोड़ देते हैं, तो थोड़ा बोल देते हैं। आप क्या करते हैं, पहले हाई करते हैं, हेलो करते हैं, SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, नोट्स देते हैं, देन आपकी दोस्ती। तो निश्चित रूप से कांटेक्ट में आना होगा। तो गुपचुप खाने जाते हैं, लस्सी नहीं, आइसक्रीम खाने जाते हैं, वनीला, तो देन आपकी दोस्ती कांटेक्ट में होने के बाद ही ना कुछ होगा सर। तो जितना ही कांटेक्ट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे को सरफेस एरिया नहीं, कांटेक्ट माने मिलने का समय आपको मिलता है, उतना ही आपकी फ्रेंडशिप बढ़ता है सर। वैसे ही बात यहाँ है, जितना ही रिएक्टिंग स्पेसीज का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, नहीं कांटेक्ट एक दूसरे से ज़्यादा होगा, उतना ही उसके बीच में रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। चलिए, और 6 है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए देयर इज सम रिएक्शन, ये तो कुछ के लिए एप्लीकेबल है कि जैसे देखिए H2 + Cl2 है, ठीक है सर, से 2HCl बनता है ना, नो रिएक्शन, ये इसके बीच में यदि आप रखिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा इसके बीच में, बैठल रहेगा ऐसे कि रिएक्ट करवाई, H2 का पूछो Cl2, ना हम ना करम, ठीक है। और इसको लेकर के आप क्या कीजिए, सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट मतलब जानते ही हैं सर, HNu,
फोटोन रख दीजिएगा, इसके बीच में रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो है ये सनलाइट भी एक फैक्टर हुआ टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो निश्चित रूप से ये सब में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ में एप्लीकेबल है, लेकिन जिसमें भी एप्लीकेबल है दैट्स व्हाई इट बिकम ए आल्सो ए फैक्टर। तो हेयर द सनलाइट, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बात समझ में आया कि नहीं? H2HCl2 शेडेड एरिया में एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्शन नहीं होता है। वेन एवर द H2HCl2 सनलाइट में केवल रख दीजिए, स्टार्ट टू रिएक्ट टू ईच अदर एंड देन इट फॉर्म HCl। तो हेयर द सनलाइट also influencing the rate of reaction. So this is the factor which influence rate of reaction. तो चलिए कॉपी कीजिए, दिनांक को देखते हैं। तो निश्चित रूप से आप लिख लिए होंगे। तो दिस इज द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, आप देखे हैं। तो चलिए आज की मुलाकात को इतना ही किया जाए, देन हम लोग मिलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। चूंकि ये 25-26 मिनट का ये वीडियो हो गया, देन उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो 45 मिनट। आप लोग जो बड़ा वीडियो होता है तो आप स्किप करके भाग जाते हैं, देखते नहीं है सर। तो इसको जरा देखिए, इसमें थोड़ा हम लोग पढ़ाई कम है, बातें ज़्यादा की हैं। तो कभी कभी क्या होना चाहिए सर, बातें भी होनी चाहिए। काम के साथ साथ कभी कभी बातें भी जरूरी है, क्योंकि बातें अच्छे करते चलिए, मेहनत करते चलिए, बातों के साथ साथ काम भी करते चलिए, मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं ना सर अगले वीडियो में। घबराते क्यों हैं? बाय।